नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। जोड़ों की समस्या ऐसी समस्या है, अगर किसी को भी हो जाती है तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है। और कैसे ये जोड़ों की समस्या की शुरुआत होती है, अगर एक बार आपको जोड़ों की समस्या शुरू हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से इसका इलाज कराना चाहिए, इन तमाम पहलुओं को लेकर हमारे मन में कई सवाल रहते हैं। और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, जिनसे आपके सभी सवालों के जवाब लेंगे और विस्तार से समझेंगे कि आखिर ये जोड़ों की समस्या की शुरुआत कैसे होती है, कैसे इससे बचा जाए और क्या क्या उपाय किए जाएं, और साइंस इसको लेकर क्या कहता है। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पलाश गुप्ता जी का, जो कि ग्रुप चेयरमैन है ऑर्थोपेडियाटिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट। ये एमबीबीएस और एमएस हैं ऑर्थो में, और इसके अलावा ऑर्थोपेडियाटिक्स रोबोटिक सर्जरी इनकी एक्सपर्टीज है यथार्थ हॉस्पिटल में। बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करती हूँ डॉक्टर साहब आपका। और सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कम उम्र में भी लोगों को हड्डियों और जोड़ों के दर्द की जो समस्या होती है वो आम हो गई है। तो इसका मेन कारण आप क्या समझते हैं कि आखिर किस वजह से इस तरह की समस्याएं कम उम्र में भी अब लोगों में देखने को मिल रही हैं? इसकी बहुत बड़ी वजह हमारी लाइफस्टाइल है कि लोगों का चलना फिरना बहुत कम हो गया है। ट्रैवलिंग कम्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आदमी बस में, कार में या मेट्रो में ही सफ़र कर रहा है। एक्सरसाइज के लिए समय नहीं है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, और इंसान अपने शरीर को उतना समय और तवज्जो नहीं दे पा रहा है जितनी उसको देनी चाहिए। तो बेसिकली ट्रैवलिंग ज़्यादा है, रेस्ट कम है, डाइट पैटर्न गलत है, ये मेन वजह है। साथ में पॉल्यूशन तो है, ये जो आप सब जानते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस पर विस्तार से चर्चा करें तो कुछ और भी ऐसे पहलू हैं जो सिर्फ घुटनों के दर्द को अगर हम देखते हैं तो उसी से जुड़े हुए हैं। और इसी में एक अगर हम देखें कि कमर का दर्द भी बहुत ज़्यादा आम हो चुका है आजकल हर एक दूसरे व्यक्ति में। पहले तो हम देखते थे कि कमर का अगर दर्द हो रहा है तो कहते हैं बुजुर्गों में ही देखने को मिलता था, लेकिन आजकल जो यंग एज में भी लोग इस शिकायत को लेकर आ रहे हैं। तो इस समस्या के बारे में क्या कहेंगे आप? अगेन इसकी बहुत बड़ी वजह हमारी इनएक्टिव होना है। ज़्यादातर जॉब्स या काम आजकल ऐसे हैं कि आदमी ऑफिस जाता है, पूरे दिन अपने चेयर पे बैठा हुआ है, लैपटॉप या मोबाइल में लगा हुआ है, उसकी मोबिलिटी, उसका चलना फिरना बहुत ही ज़्यादा कम है। प्लस जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको 1-1.5 घंटा वो इंसान बैठा ही रहता है, तो उसकी बैक मसल्स में ज़रा भी मूवमेंट नहीं है। और सेकंड जो दूसरी वजह है यंग एज में देखने को मिल रही है कि इंस्टा रील और यूट्यूब्स की वजह से वो सब जिम ज्वाइन करने लगे जी, बिना ये जाने समझे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है। तो एक वो भी दूसरी वजह बहुत बड़ी हो गई है कि लोग बजाय रोज चलने के बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, चिंता का विषय कब बन जाता है, कब लोगों को ये समझना चाहिए कि अब ये जो दर्द है ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये एक बीमारी बन सकता है? देखिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज कि आपकी एज क्या है, अगर कोई भी हमारा सामान्य दर्द 3 या 4 दिन से ज़्यादा चल रहा है, आराम, रेस्ट या फिर सिकाई, ऑयलिंग, तेल लगाने के बाद भी सही नहीं हो रहा है, तो वो ध्यान देने का विषय बन जाता है। फिर हमें ये जानना है कि वो क्यों हो रहा है और कैसे ठीक किया जाए। अभी आपने जिक्र किया था मोबाइल का, और लॉन्ग वर्किंग आवर्स भी हम देखते हैं कि आज के समय में कॉर्पोरेट्स में लोग 9-9 घंटे, 10-10 घंटे काम करते हैं और लगातार सिस्टम के सामने बैठे रहते हैं। उनमें ये समस्या बहुत आम हो गई है कि उनके गर्दन में दर्द होता है। तो इसको क्या जोड़ों के दर्द से ही और पूरा एक स्पाइन से एसोसिएट करके देखा जा सके? देखिए, जो आपको ये समझना है, गर्दन भी स्पाइन का ही एक हिस्सा है, नंबर 1। नंबर 2, जोड़ों के दर्द को आम इंसान केवल हड्डियों का दर्द मान के चल रहा होता है, पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो जोड़ हड्डी और मांसपेशियां दोनों को मिला के बनता है। तो हमें जो भी डाइट लेनी है, जो एक्सरसाइज करनी है, जो ध्यान रखना है, इसमें हड्डी और मांसपेशी दोनों का ध्यान रखा जाएगा तो ही जोड़ों के दर्द सही होंगे। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि अगर दर्द हो रहा है, कई बार अंदरूनी दर्द ऐसा होता है कि लोगों के स्पाइन से पेन शुरू होता है, वो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, ऑर्थोपेडिक्स के पास में जाएं, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इस कंफ्यूजन को भी दूर करिए कि कब किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए, ओवरलैपिंग फील्ड है स्पाइन, यानी कमर में आमतौर से गर्दन और कमर के निचले पार्ट के दर्द को ऑर्थोपेडिशियन भी देखते हैं, न्यूरोफिजिशियन भी देखते हैं और न्यूरोसर्जन भी देखते हैं।
पर जैसे मैंने अभी भी आपको समझाया कि कोई भी स्पाइन का पेन ऐसा नहीं है कि वो केवल नस की वजह से है। हड्डी और मांसपेशी पहले आते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस तरह के सारे दर्दों को पहले हड्डी के डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। अगर उसमें नर्व कंप्रेशन है तो हमें न्यूरो के पास जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि कई कोमॉर्बिडीज भी होती हैं लोगों के अंदर, जैसे कि शुगर हो गया, बीपी हो गया, जिस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर उन्हें घुटनों का दर्द हो रहा है तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता, और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग चल फिर भी नहीं पाते हैं। उनका जो ये घुटनों का दर्द है वो हमेशा उनके साथ जीवन भर आगे बढ़ जाता है। तो क्या इस तरह जिन लोगों को इस तरह की बीमारियां, शुगर है, बीपी है, उनके लिए ये चीज़ें अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं? ऐसे लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़, जैसे आपने कहा कि शुगर है या बीपी है या रोमेटॉइड है, ऐसे लोगों को अपने जोड़ों का ध्यान देने की और ज़्यादा ज़रूरत होती है एक आम इंसान के मुकाबले। ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकते, वो ठीक हो सकते हैं, उसमें बस समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। और इसके साथ ही साथ अगर शुगर, बीपी, थायराइड, रोमेटॉइड ऐसी कोई भी चीज़ है तो उसको भी कंट्रोल में रखना होता है। महिलाओं में हम देखते हैं ज़्यादातर जो घर में महिलाएं होती हैं वो शिकायत करती हैं कि उनके दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, और ये धीरे धीरे बढ़ता भी है। एक तरह से देखा जाए कि एक सर्टेन एज आने के बाद बताया जाता है कि महिलाओं में कैल्शियम की कमी भी पाई जाती है। तो क्या ये एक मुख्य कारक बनता है, और महिलाओं को कब ध्यान देना चाहिए, कैल्शियम चेक कराते रहना चाहिए, किस तरह के मेंटेनेंस करना चाहिए इसको लेकर? देखिए, औरतों में जैसे आपने भी कहा कि घर की महिलाओं में ज़्यादा होता है, क्योंकि देखा जाए तो घर की महिला शायद हम लोगों से ज़्यादा काम कर रही। वो हमसे पहले उठते हैं, हमसे बाद में सोते हैं, और घर के सारे कामकाज खुद ही कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, डाइटरी हैबिट्स उनकी बड़ी इरेगुलर होती हैं। और आजकल जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ पिछले 8-9 सालों से, ये विटामिन डी खाने का बिना टेस्ट कराए, बस के हफ्ते में एक बार लिए जा रहे हैं क्योंकि किसी ने बोला है। अगर हम विटामिन डी ज़्यादा लेंगे तो भी हमारा कैल्शियम कम होता है। तो मैं आपके माध्यम से आज सबको समझाना चाह रहा हूँ कि आंख बंद करके दवाइयाँ ना लिया करें, पहले टेस्ट कराएं। विटामिन डी अगर हम ले रहे हैं तो हमें साथ में कैल्शियम भी लेना चाहिए। और यू राइटली सेट, एक पर्टिकुलर एज के बाद हर एक लेडी को, जो पेरीमेनोपॉजल एज होता है, जब पीरियड्स खत्म होने वाले होते हैं या हो चुके होते हैं, उसके बाद सप्लीमेंट्स लेने चाहिए टू कीप द बोन्स हेल्दी। इसके साथ साथ किस तरह के सप्लीमेंट्स, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं जो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कुछ एक आइडिया उन्हें मिल पाए, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं कतराती हैं कि हम डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगे, घरेलू उपचार कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले जो करना चाहिए, कैल्शियम, विटामिन डी, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ये 3 ब्लड टेस्ट होने चाहिए। अगर ये काफ़ी कम है तो पहला स्टेप है इसको नॉर्मल लेवल पे लाना। नॉर्मल लेवल में लाने के लिए हमें दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। जो जो चीज़ कम है उसकी दवाएं देके हम इन चीज़ों को 20 दिन में बड़े आराम से नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं, 20 से 30 दिन में। एक बार जब नॉर्मल आ जाएं, उसके बाद हमें खाने पीने में ध्यान रखना है कि किन किन चीज़ों को हम खाएं जिससे कैल्शियम हमारी बॉडी को मिल सकता है। दूध है, पनीर है, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, सारी की सारी हरी सब्जियां हैं। अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो यस, हम लोग फिश इज़ अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। एग, अंडा जब इंसान खाता है तो वो क्या करता है, वाइट खा लेता है, येलो निकाल के छोड़ देता है, जबकि विटामिन डी येलो में होता है, वाइट में केवल प्रोटीन होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो खाने पीने में ध्यान रखें। गूगल की सारी बातें ना माने, एक बार डॉक्टर से आके बात कर लें। इट विल बी बेटर फॉर देम। जस्ट विजिट वंस, दे विल टेल यू आपकी डाइट के हिसाब से वेज हैं, नॉन वेज हैं, वीगन हैं, तो क्या खाएं और क्या ना खाएं। डॉक्टर पलाश, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, कई जगह पर ऐसा होता है कि लोग वॉक तो करना चाह रहे हैं, एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, लेकिन स्पेस की कमी होती है, तो हम आर्टिफिशियल इक्विपमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ट्रेडमिल को लेकर है। सोशल मीडिया का आपने जिक्र शुरू में ही किया था, और सोशल मीडिया में तमाम तरह की अच्छी चीज़ें भी होती हैं और नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। एक तरह की बात कही जाती है कि अगर ट्रेडमिल में लोग चलेंगे एक सर्टेन एज के बाद, 40 के बाद, तो उनके घुटने खराब हो सकते हैं। क्या ऐसा है, या इसे भी एक मिथ माना जाए? नहीं, ऐसा जरा भी नहीं है। ट्रेडमिल पे स्पीड कितनी रखनी है ये इंडिविजुअल के हिसाब से डिपेंड करेगा। 5 से 6 की स्पीड चलने की स्पीड होती है, जो नॉर्मल स्पीड है। अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं तो फिर घुटनों पे स्ट्रेस पड़ सकता है, जो यंग एज में प्रॉब्लम नहीं होगी पर बड़ी एज में दिक्कत आ सकती है। सेकंड प्रॉब्लम जो ट्रेडमिल के साथ है, जो मोटराइज ट्रेडमिल्स हैं, कि अगर इंसान थक गया है, बड़ी एज का है, वॉक कर रुकना भी चाह रहा है, तो ट्रेडमिल चलती रहती है। तो वी हैव सीन फ्यू केसेस जिसमें इंसान गिर गया है ट्रेडमिल की वजह से, इसलिए भी से कि उसके बजाय नॉर्मल वॉक करें, दैट इज बेटर।
घर के बाहर जाएंगे, खुली हवा में जाएंगे, धूप लेंगे, सोशली लोगों से मिलेंगे, तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर द पर्सन। जी, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और इसे समय रहते हुए कैसे पहचाना जा सकता है? हड्डियों की कमज़ोरी को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ये केवल कैल्शियम और विटामिन डी लेने से सही नहीं होती है। एक सिंपल भाषा में, जब हड्डी का घनत्व कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, तो इट इज़ कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। ये हर एज के साथ, हर इंसान में एज के साथ साथ बढ़ती है। खासकर वो जो इनएक्टिव लाइफ में बैठे रहते हैं, चलते कम हैं, वॉक एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड पर से आफ्टर 60 years of age। बिल्कुल, और कई तरह के ऐसे मिथ भी होते हैं, कई तरह की चीज़ें भी होती हैं जिन पर अब हम चर्चा अगर कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि उन पर बात करें और लोगों के वो मिथ भी हटाए जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे देश में अगर किसी भी तरह की कोई दुर्घटना होती है, चोट लग जाती है या मामूली चोट हम जिसे कहें, घर में कोई बच्चा गिर गया, बड़ा गिर गया, तो वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय घर में ही इलाज करता है। तो एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर घर में घरेलू इलाज कर रहे हैं तो उस वक्त अगर हमारे घुटने में चोट लगी है तो क्या नहीं करना चाहिए उस वक्त? देखिए, हम लोग चाहे जितना बोलें कि डॉक्टर को दिखाइए, 10 में से 9 लोग आम चोटों का या तो घर में इलाज कर रहे होते हैं या केमिस्ट शॉप के पास जाके, या जो घर के आसपास पहलवान या जीपीज़ हैं वहाँ इलाज करा रहे होते हैं। आइडियली जब भी आपको चोट लगे आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। पर अगर आप नहीं भी आ पा रहे हैं और आप घरेलू इलाज कर रहे हैं और अगर 48 से 72 घंटे बाद भी दर्द और सूजन बना हुआ है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। आपको जहाँ चोट लगी है वो अगर लाल हो चुका है, वहाँ का रंग बदल रहा है, स्वेलिंग हो रही है, बुखार आ रहा है, तो हाथ की हाथ दिखाने जाइए। घरेलू इलाज मत करिए। तब भी अगर कोई व्यक्ति घरेलू इलाज ही करता रहे और देरी कर दे तो ऐसे में क्या उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं? जो सबसे कॉमन है कि अगर वो लेट कर रहा है तो या तो वो सर्जरी की तरफ अपने आप को धकेल रहा है या फिर जो उसमें डैमेज हुआ है इट बिकम्स परमानेंट। जो हमें समझना है कि हड्डी अगर हल्की सी टेढ़ी हो गई तो वो दवाओं से सीधी नहीं हो सकती। आप दवाओं से उसको जोड़ सकते हैं, उसको सीधा नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, जब किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की चोट लगती है तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कुछ शुरुआती घंटे में कि इसे फ्रैक्चर माना जाए या इसे मोच मानी जाए। तो दोनों में मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप डिफरेंस बताएं कि फ्रैक्चर और मोच दोनों कितने अलग हैं और कितने खतरनाक बन जाते हैं। सर, मेरे हिसाब से दोनों ही चीज़ें खतरनाक ज़्यादा हैं। जब हड्डी में डैमेज होता है तो उसको फ्रैक्चर बोलता है आम इंसान। जब मांसपेशियों में डैमेज होता है वो उसको मोच बोलता है कि मोच लगा है या मेरा लिगामेंट टूटा है या टिश्यू फटा है। एज अ सर्जन आई रियली बिलीव हड्डी जुड़ जाएगी, थोड़ा समय लेगी, पर मोच सही होने में ज़्यादा समय लेती है अगर गलत तरीके से ट्रीट करी जाए तो। अगर कोई भी चोट लगी है, मोच हुआ है, अगेन अगर मरीज़ घर का अपना इलाज कर रहा है तो 48 घंटे 2 दिन से ज़्यादा उसमें समय ना खराब करे। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है ही शुड कम। वो अपने आप ये ना सोचे कि फ्रैक्चर है या मोच है या क्या है, मैं खुद मैनेज कर लूँगा। घरेलू इलाज से बचना, प्लीज़ बचें, वरना घातक हो सकता है ये आपके लिए। बहुत से लोग सर्जरी के नाम से भी डरते हैं और इसीलिए अस्पताल का रुख नहीं करते हैं। तो किन परिस्थितियों में सर्जरी ज़रूरी होती है? एज अ डॉक्टर आप सजेस्ट करते हैं कि नहीं, अब इस सिचुएशन में सर्जरी होनी ही है? जब उस पेशेंट की डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आने लगे कि उसको ये लग रहा है कि मैं हफ्ते में 5 दिन 4 दिन मुझे पेन किलर्स लेने पड़ रहे हैं, या फिर मैं यहाँ नहीं जाना चाह रहा, यहाँ नहीं जाना चाह रही, मार्केट नहीं जा रहे, घूमने नहीं जा रहे, रिश्तेदार में मिलने नहीं जा रहे, तो सर्जरी होनी ही चाहिए बिकॉज उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है। पर अगर ऐसा है कि वो सर्जरी से बहुत ज़्यादा डरता है तो उसको अपनी लाइफ में बहुत कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। दे बिकम होम बाउंड, घर में रह जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, नी ट्रांसप्लांट को लेकर मैं आपसे समझना चाहूँगी कि नी ट्रांसप्लांट क्या है आपके एक मेडिकल टर्म्स में अगर समझा जाए, और इसे कैसे प्रोसेस किया जाता है? ये सबसे बड़ी बात, ये शब्द ही गलत है कि नी ट्रांसप्लांट या घुटना बदलना। जो राइट वर्ड शुड बी यूज इज नी रीसरफेस, कि घुटने का जो हिस्सा खराब है
बस उसको रिप्लेस या रीसरफेस किया जाता है। जैसे लोग समझते हैं घुटना बदल दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, हिंदी की भाषा में समझे तो लोग कहते हैं हाँ, कटोरी घुटना बदल दिया, बिल्कुल। तो घुटना नहीं बदल रहे हैं। जो घुटने की मांसपेशियां हैं वो सब वही की वो रहती हैं। जो उसका खराब हिस्सा है उसको शेप दे के उसके ऊपर एक कवरिंग दी जाती है, नंबर 1। नंबर 2, लोगों का कहना ये है कि बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। अब ये सर्जरी इतनी पुरानी हो चुकी है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके घर के आसपास ऐसे मरीज ना हो जिनकी सर्जरी हुई हो। अगर ऑपरेशन सुबह करके शाम को या अगले दिन खड़ा किया जा रहा हर मरीज चल रहा है, तो क्या आप ये मान सकते हैं कि इतना ज़्यादा पेन है? नहीं, ये एक मिथ है, लोगों की गलतफहमी है। मरीज 4 से 5 दिन में अपने घर चले जाते हैं। टॉयलेट आना जाना, अपने घर में चलने का काम वो खुद कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ गुड सर्जरी, रिजल्ट्स अच्छे हैं। ऑर्थोपेडिक्स की ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरीज इन द वर्ल्ड कही जाती है, विद द सक्सेस रेट ऑफ ओवर मोर देन 92%, जो मेडिकल भाषा में एक बहुत बड़ा सक्सेस रेट है। लोगों का ये मानना कि दर्द होता है, ठीक होने में बहुत समय लगता है, 10 साल बाद ऑपरेशन फिर से कराना पड़ता है, ये सब सोचें गलत हैं। क्योंकि अब जो घुटने हैं वो 25 से 30 साल आराम से चलते हैं। किस तरह के जो मरीज होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? जो आपने बोला कि नी ट्रांसप्लांट कहना तो गलत होगा, रीसरफेसिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं उन मरीजों में जिन्हों में कोमॉर्बिडिटीज़ ज़्यादा हैं। शुगर है और कंट्रोल में नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम है और दवा नहीं ले रहे, रूमेटॉइड है, इलाज नहीं कर रहे हैं, वज़न बहुत ज़्यादा है, या मरीज़ इतना लेट आया है कि हमें उसको रिकवर कराने में बजाय 7 दिन के 15 दिन का समय लग रहा है। ये आम चीज़ें हैं। मरीज़ किस तरह से आया है उसी पे डिपेंड करेगा कि हम कितनी जल्दी रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सर्जरी के बाद डॉक्टर साहब कितना समय लग जाता है एक मरीज को सामान्य जीवन जीने में? सामान्य की परिभाषा बहुत अलग है। अगर हम कहें चलना फिरना कब शुरू कर देता है? डे 1 से। अगर हम कहते हैं बिना छड़ी बिना वॉकर के कब चलने लगता है? 3 हफ्तों में, 20 दिन में। सीढ़ियाँ कब चढ़ने उतरने लगते हैं? 1 महीने में। अगर वो पहले से ड्राइव करते हैं, कुछ करते हैं, तो लोग कहते हैं कार कब चलाने लगते हैं? 1.5 से 2 महीने में। बट उसके दिमाग से ये बात जाते जाते कि मेरे घुटने बदल चुके हैं और वो सब नॉर्मली करने लगता है। इट टेक्स अराउंड 3 months आई शुड से। मतलब 3 महीने बाद मान के हमें चलना चाहिए कि वो जब वो एकदम नॉर्मली फील करता है, बैक टू बेसिक आ जाता है। एक टर्म होता है RH फैक्टर। यस। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स जिनमें RH फैक्टर पॉजिटिव आ जाता है बट उन्हें किसी तरह के सिम्टम नहीं होते हैं। RA फैक्टर, माफ कीजिएगा। तो वो RA फैक्टर जो होता है वो पॉजिटिव आने के बाद भी उन्हें किसी तरह के सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो क्या ये आगे जाकर ये RA फैक्टर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है? देखिए, जरा भी नहीं। RA फैक्टर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए एक किया जाने वाला टेस्ट है। मरीजों को ये समझना है, RA फैक्टर पॉजिटिव का ये मतलब जरा भी नहीं है कि उनको रूमेटॉइड है। 60% मरीज ही ऐसे होते हैं जिनको बीमारी है और RA फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है, 40 में नहीं आता। 60% पेशेंट्स ऐसे होते हैं, 60 से 70%, जिनको RA फैक्टर पॉजिटिव आया है पर बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। तो लोगों को इसकी समझ नहीं है। उन्होंने अपना गूगल किया, RA फैक्टर देखा, वो भैया पूरा पढ़िए उसको। RA फैक्टर और भी कई बीमारियों में पॉजिटिव होता है। RA फैक्टर का गठिया होने या ना होने से इतना बड़ा संबंध नहीं है जितना मरीज सोच रहा है। बिल्कुल, क्योंकि गूगल में तो अगर सर्च करेंगे तो वो RA फैक्टर के बारे में आपको इतनी सारी चीज़ें दे देगा कि वो आगे जाके आपको डेडली और कितने सारे डिजीजेज में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसे में लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आपकी सलाह? RA फैक्टर के साथ साथ ESR CRP भी होना चाहिए। और क्लिनिकली मरीज को क्या है, अगर वो सारी चीज़ें मिलती हैं तो ही माना जाएगा कि मरीज को रूमेटॉइड है, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल। तो आपने तमाम चीज़ें तो बताई हैं, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि आप हर कैटेगरी वाइज जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, एक बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या करना चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल, ताकि आपको स्पाइन से लेकर नी तक की कोई दिक्कत ना हो। खासतौर पर मैं महिलाओं के लिए भी चाहूँगी कि आप एक डिटेल्ड मैसेज दें। देखिए, एज वाइज अलग अलग करना से अच्छा है एक बड़ा सिंपल सा मैसेज होता है जो हर एक एज पे लागू होता है। डाइट शुड बी प्रॉपर, डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए,
रोज़ अपनी बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। आप एज के हिसाब से वॉक करना चाह रहे हैं, जॉग करना चाह रहे हैं, योगा करना चाह रहे हैं, आप ये सब कर सकते हैं। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद को 6 to 8 आवर्स एवरी डे हमें सोना ही सोना है। लेडीज़ में खासकर मैं कहता हूँ कि पर्टिकुलर एज के बाद आप जब 45-50 के हो जाते हैं, आई ऑलवेज से ज़मीन पे बैठना बंद करिए, ऊँकड़ू कम से कम बैठिए। एंड जो मानते हैं वो सुखी रहते हैं, जो नहीं मान रहे उनको घुटने और कमर में दर्द की प्रॉब्लम आ जाती है। हर एज में, चाहे वो बच्चा हो, एडल्ट हो, सीनियर सिटीजन्स हो, वज़न बढ़ने नहीं देना चाहिए, ठीक है। एंड गूगल या इंस्टा रील या अपने पार्क के दोस्तों की सलाह मान के दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। जिम आँख बंद करके कभी नहीं करना चाहिए। आजकल मैं ट्रेंड देखता हूँ फीमेल्स में, जब हम लोग कहते हैं कि मैडम प्लीज़ थोड़ा वेट लूज़ करिए, दे स्ट्रेट अवे से कि मैं जुम्बा ज्वाइन कर रही हूँ, मैंने योगा ज्वाइन कर लिया है और जिम ज्वाइन कर लिया है। ये सब चीज़ें तब होनी चाहिए जब इंसान कम से कम 4 से 6 हफ्ते रोज़ चलने की आदत डाल चुका हो। दे आर द नेक्स्ट स्टेप, नॉट द फर्स्ट स्टेप। सर, एक और टर्म है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा सुना जा रहा है कि रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये क्या है और इस टेक्निक को कैसे किया जाता है? रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एक प्रोसीजर है बेसिकली। आज से कुछ साल पहले तक जो जॉइंट रिप्लेसमेंट्स किए जाते थे वो मैनुअल, कि हम लोग सर्जन्स लोग खुद ही उसमें एंगल्स लेके, बेस लेके ऑपरेट किया करते थे। अब रोबोट की मदद से हम उन एंगल्स को और कट्स को बहुत शार्प और बहुत प्रिसाइज कर सकते हैं। ये ऑन टेबल होता है। रोबोट सर्जरी नहीं कर रहा है, रोबोट हमें गाइड कर रहा है कि यहाँ से इतना कट लीजिए, ये एंगल रखिए। तो सर्जरी हैज़ बिकम मोर प्रिसाइज, ये काफ़ी प्रिसाइज हो गई है। ब्लड लॉस बहुत कम है, रिकवरी बहुत जल्दी होती है। तो इट इज़ अ गुड टूल। सर, एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड देखा गया है कि कई बार लोग अपना फुल बॉडी चेकअप कराते हैं और उसमें एक RA फैक्टर का टर्म होता है, वो पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन उन्हें किसी तरह का भी कोई सिम्टम नहीं होता है। तो ये कितना खतरनाक हो जाता है? मैम, RA फैक्टर पॉजिटिव आने का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं होता। RA फैक्टर उन कई टेस्टों में से एक टेस्ट है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया के लिए कराते हैं। केवल एक टेस्ट पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये जरा भी नहीं है कि उस मरीज़ को गठिया है, ना ही इसका ये मतलब है कि उसको फ्यूचर में गठिया हो सकता है। RA फैक्टर टेस्ट कई बीमारियों में पॉजिटिव होता है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसमें कोई भी डरने की बात नहीं। आखिर में, क्योंकि जब हड्डियों पर हमने इतनी सारी बात की है और आपने मैसेज भी दिया है, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हड्डियों के दर्द को सीधा सीधा कैल्शियम से जोड़ा जाता है। जो लोग टेक्निकली आम लोगों की भाषा में अगर मैं कहूँ तो, कि हड्डियों में दर्द हो रहा है तो कैल्शियम की कमी है क्योंकि आप दूध नहीं पीते। तो क्या सिर्फ दूध कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है केवल दूध पी के कैल्शियम की आप कमी को पूरा कर सकते हैं। हमें अपनी डाइट में सब कुछ का एक मिश्रण बना के चलना होता है। हड्डियों में ऐसा नहीं है कि केवल कैल्शियम ही है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसका हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी रॉन्ग कि केवल दूध पी लीजिए और सारे काम आपके ठीक हो जाएंगे। फ़ायदा होगा ऑफ कोर्स, बट उसके साथ हमें और भी कई चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक